Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube platform that is Exam Hut. तो डियर स्टूडेंट, बेसब्री से इंतजार था हमें आपका और उम्मीद करता हूं कम से कम एक दो स्टूडेंट वैसे तैयार हो गए होंगे जिनको अब धीरे धीरे हमारी जरूरत महसूस होने लगी है। तो डियर स्टूडेंट, हमने कहा था जैसे आपको कि एयरफोर्स एनडीए के लिए हम यहाँ पे ये कोर्स चला रहे हैं और पीछे मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनको प्लेलिस्ट में डाल रखा है। एनडीए एयरफोर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। डियर स्टूडेंट, उन लेक्चर्स को जरूर देखिए डिटेल में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए करवा रखे हैं और आज मैं आप लोगों के लिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन लेके आया हूं। होपफुली एक ही लेक्चर के अंदर हम सारे वो फंडास पढ़ लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और बेसिकली हमारे एयरफोर्स में एनडीए में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते, कहां से वो फंडा उठाते हैं, वो फंडे हम आज डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के लिए इन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो अच्छे से कॉपी पेन लेकर के ये फंडे नोट करना है आपको, क्योंकि जिनको ये फंडे ध्यान रहेंगे वो एमसीक्यूज भी बड़े आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आप सबको पता है यूनिवर्स बेसिकली दो चीजों से ही मान सकते हैं बना हुआ है, एक मैटर है, दूसरा रेडिएशन है। मैटर किसको बोल रहे हैं, रेडिएशन किसको बोल रहे हैं, इनकी डिटेल पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है। यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है ड्यूअल नेचर। ये ड्यूअल का मतलब होता है दो नेचर। दो नेचर कौन से हो गए, एक को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर और अनदर वन जो है हमारा, जिसको हम कहेंगे वेव नेचर। दूसरा नेचर जो है वो है वेव नेचर। ओके डियर स्टूडेंट, जो जो अभी जुड़े हुए हैं एक बार अपने स्टेटस पे जरूर लगा दीजिए, ठीक है। लिंक स्टेटस पे जरूर लगा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी लाइव बुलाया करो ताकि एक अच्छा और हेल्दी डिस्कशन हमारे साथ हो सके। कई बार क्या होता है, हमसे मिस्टेक होती है तो हमारे स्टूडेंट जो लाइव देख रहे होते हैं वो हमें साथ में बता देते हैं कि सर यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको बड़ा ध्यान से मैं फोकस करता हूं। और आपको एक चीज और करना है, वो ये कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। आई होप कि आपको साउंड आ रही होगी क्लियरली और वीडियो भी बड़ा क्लियर होगा, ठीक है। एक बार जो है कोई भी लाइव अगर आता है तो डियर स्टूडेंट, अगर उनको फील होता है कि हमारा लेक्चर जो है कहीं कुछ मिस्टेक है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर नहीं आ रही, तो वो एक बार बता दिया करो, ठीक है जी। देखिए, दो नेचर हमने कहा कि ड्यूअल नेचर से हमारा मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, चाहे वो मैटर हो या रेडिएशन हो, उन दोनों का ही हमने दोनों तरह का नेचर स्टडी करना है कि वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है, ठीक है। हम इन पे जाएं इससे पहले हमें समझना पड़ेगा एमिशन, ठीक है। एमिशन से हमारा क्या मतलब है। एमिशन से हमारा मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एमिशन। किसी भी मेटल सरफेस से या किसी बॉडी से हमें या किसी मैटर से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज नोन एज एमिशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, एमिशन कहेंगे। और वो एमिशन बेसिकली कितने तरह का हो सकता है। सिर्फ हमारा टारगेट यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो देखो कवर करेंगे ही नो डाउट, लेकिन उसके अलावा भी अपने को पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। तो एमिशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एमिशन की बात करें तो बेसिकली कौन कौन से ऐसे टाइप है जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जैसे कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इसके अलावा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो अपने को पढ़ना ही है, फील्ड एमिशन। इसके अलावा हम कह सकते हैं थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, ओके। फोर्थ वन है सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशंस।
ये साथ साथ में नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पेन लेकर के लिख भी सकते हो। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए है तो अपने व्हाट्सएप नंबर पे जो है मुझे सेंड कर सकता है मैसेज, उसको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ये देखिए इतने तरह के एमिशन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट कैसे करें, तो बेसिकली ये हमारे पास टाइप है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को फील्ड एमिशन के बारे में पढ़ा देता हूं। थर्मियोनिक एमिशन कौन सा होता है? फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन हम किसको बोल रहे हैं? देखिए फील्ड एमिशन, ठीक है। हाँ, बहुत आसान है यार, ऐसी बात नहीं कि बहुत टफ चीज पढ़ेंगे हम, बहुत ही आसान है। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है? हमारा मटेरियल बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप सबको पता है कि एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी, उधर से हम फील्ड अप्लाई करेंगे, बीच में हमारा मटेरियल होगा। वो मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? डेफिनेटली पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। तो फील्ड एमिशन, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। So that means the process of ejection of electron from the metal surface by applying strong electric field, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड एमिशन। इतना नोट हो गया। इसके बाद आती है दूसरी चीज, आती है थर्मियोनिक एमिशन, जिसको हमने कहा था थर्मियोनिक एमिशन। ये कौन से तरह का एमिशन है? थर्मियोनिक एमिशन। इस एमिशन का मतलब है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो हम हीट अप्लाई करेंगे हमारे मटेरियल के ऊपर। हम क्या करेंगे? हीट अप्लाई करेंगे। जैसे ही हीट अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और वो हमारे मटेरियल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक एमिशन। So that means ejection of electron from the metal surface by providing sufficient amount of heat to the material, ठीक है। जब हम sufficient amount में heat provide करेंगे किसी भी मटेरियल को, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से निकलने के लिए। तो जैसे ही वो एनर्जी बनेगी भाई साहब निकल लेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। बेसिकली जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है यहां पे, उसको हम नाम देते हैं थर्मियोन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्मियोन। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मियोन। ध्यान रखना थर्मियोन क्या है। इसके बाद मैंने एक चीज और बताया आपको, वो क्या है? सेकेंडरी एमिशन। ये सेकेंडरी एमिशन का क्या मतलब है? देखो, सेकेंडरी एमिशन से हमारा मतलब है कि हमारे पास में एक मेटल टारगेट है, ठीक है। एक मेटल टारगेट है, इसके ऊपर हमने क्या किया? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर हिट करवाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जाके इसको हिट करेगा और हिट करते ही यहां का एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑलरेडी यहां प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा। समझ आ गई बात? ध्यान से समझिए। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बीम जो है अप्लाई किया। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम हमने अप्लाई की। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जाकर के हिट करेगा और वहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को, मटेरियल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या करेगा? वहां से इजेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के एमिशन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमिशन। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ये हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी एमिशन। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये चीज इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस पे थोड़ा सा खास फोकस कीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यस, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हेलो राहुल, थैंक यू जुड़ने के लिए। दानिकेला बराठी, हाय सर, हेलो। यस, सभी का वेलकम। डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो लाइव आ रहे हो, और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। और वो उम्मीद ये कि मेरे लेक्चर को शेयर करोगे, वो उम्मीद नहीं चाह रहा हूं मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ। बस यही चीज मैं आपसे चाह रहा हूं, और उसके लिए आप जी जान लगा दो। मुझे नहीं पता जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जिस भी तरीके से, ठीक है। चलो वापिस आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है बेसिकली हम क्या करते हैं? फोटो मींस क्या होता है? लाइट। हम किसी मटेरियल को, ये मान लिया मेरे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने क्या किया? इस पे एक लाइट फॉल की, ठीक है, जिसकी एनर्जी हमने कह दिया E = h²। तो ये एनर्जी जो है किसी खास केस में यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी,
ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। कब इजेक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनर्जी है E, ये E एनर्जी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या चीज होता है इसको मुझे यहां पहले बताना पड़ेगा, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे जाएंगे। तो वर्क फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है, किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसी को हमने क्या बोला है, वर्क फंक्शन बोला है। हेलो सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव जुड़े हो हमसे। वर्क फंक्शन, ठीक है, इसका मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from the surface of metal। ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल से जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। हो सकता है W नॉट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, हो सकता है फाई नोट से रिप्रेजेंट किया, लेकिन होगा कितना, H न्यू नोट। ये जरूरी है, H न्यू नोट। H यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नोट यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, या इसी को हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा नोट। HC बाय लैम्डा नोट। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, किसके लिए, वर्क फंक्शन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बेसिकली यहां से जो लाइट आ रही है, यहां से जो लाइट आएगी वो लाइट जितनी भी एनर्जी है उसकी कुछ एनर्जी, यानी जिसको हमने वर्क फंक्शन बोला है पाई नोट, वो उस मेटल सरफेस को जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर हमने जो लाइट फॉल की है उसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमारे पास डिपेंड करता है। हाँ, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे प्लेटफॉर्म तक किसी तरीके से पहुंच गए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे ही हमने यहां पे ये जो एनर्जी फॉल की है ये वर्क फंक्शन से या तो ज्यादा हो या कम से कम उसके इक्वल हो, उस केस में ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा हमारा मटेरियल या मेटल कह सकते हैं। अगर ये बेसिकली मैंने कह दिया E अगर लेस देन वर्क फंक्शन है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, यस। देखिए अब बात आती है कि सबसे कम वर्क फंक्शन किस मटेरियल का होना चाहिए, यानी कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो देखिए मैंने कुछ लिस्ट यहां पे ऑलरेडी बना के रखी है। प्लेटिनम है जिसका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, वर्क फंक्शन ध्यान रखिए, वर्क फंक्शन एनर्जी ही है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम को रिप्रेजेंट, सॉरी कुलाम नहीं कहेंगे, जूल कहेंगे। ठीक है, जूल इतनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में अलग अलग मटेरियल है। प्लेटिनम का आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लेटिनम का 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गोल्ड का है 5.1, निकिल 5.1, कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर का यहां पे है 4.7, एल्यूमिनियम 4.3, ठीक है, सिल्वर का 4.3 है, सोडियम 2.7, पोटेशियम 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम सीजियम की बात करें तो उसका इससे भी कम है। सीजियम का होता है, सीजियम का सिंबल शायद यही होगा, इसका होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सीजियम जो है एक बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए, बहुत कम सी थोड़ी सी एनर्जी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। तो बेसिकली वर्क फंक्शन के बारे में आपको यहां पे फंडा क्लियर हो गया होगा। चलो वापिस आते हैं, हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, अभी हम नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे ही आते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भैया, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। रेड्डी रोनी, पता नहीं रियल नेम क्या है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थम्स अप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं मुझे
यस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, द प्रोसेस ऑफ, एक्चुअल में क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ ejection of electron from the metal surface, from the metal surface by falling light of sufficient frequency, light of sufficient frequency। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने बोला है फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होनी जरूरी है, ठीक है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। और वो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या मतलब है, किसको बोल रहे हैं सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी? तो ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी नाम है यहां पे, ठीक है, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यहां पे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नाम है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। याद रखिए ये सारे पॉइंट्स, जिसको भी बिल्कुल जीरो है नॉलेज तो अभी वो चक देगा फट्टे, ध्यान से इनको सुनेगा तो, क्योंकि बेसिक फंडा यही रहने वाला है, बेसिक फंडा यही रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किसको कह रहे हैं, जब हम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करेंगे तो वो मटेरियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। यहां पे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से मतलब है जो वर्क फंक्शन जो मैंने कहा था पाई नोट विच इज इक्वल टू एच न्यू नोट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पे बात हो रही है, जिसको हमने पाई नोट बोला है या न्यू नोट बोला है, ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पे है, इस फ्रीक्वेंसी का ही नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कम से कम जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जो लाइट फॉल कर रही है किसी भी मेटल सरफेस पे। लेट्स सपोज हमारा मेटल सरफेस मैं बना देता हूं फिर से एक बार, यहां पे लाइट फॉल किया और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहां से एनर्जी हमने कहा था एच न्यू होगा भैया, और यहां पे हमने कहा था वर्क फंक्शन पाई नोट होगा। अब बेसिकली जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या फिर कम से कम इसके इक्वल हो, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो एनर्जी है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो एनर्जी है इसको चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। बात दोनों ही एक ही है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मैंने एक वर्ड यूज किया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान से समझना ये क्या चीज है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइट जो फॉल कर रही है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सके। और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने फॉलिंग लाइट की रखी है उसी को हमने क्या नाम दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगा। तो बेसिकली हम इस फ्रीक्वेंसी को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या लेके चल रहे हैं, ये वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ओके, ठीक है, दैट minimum frequency, that minimum frequency of falling light below which no photoelectric emission takes place। ठीक है, यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ही वर्ड जो है हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए भी यूज करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है इसका नेचर। इसको लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब ये वो फ्रीक्वेंसी है या सॉरी वेवलेंथ है, लाइट जो फॉल कर रही है उसकी वो वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ जहां से ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, इससे नीचे होगा। यहां पे अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी मैंने जिसको बोला है न्यू नॉट, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन
पॉसिबल ही नहीं है। जबकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को अगर मैं कहूं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट अबोव विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। क्लियर है इतनी बात? हाँ, जो जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी को सल्यूट है। आप बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूं कि एनडीए फोर्स या बीएससी एग्रीकल्चर या कोई ना कोई जॉब की आप तैयारी में लगे हुए हो, और मेरी आपको दिल से दुआ है कि जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ। आपके माँ बाप का सीना चौड़ा कर दो यार, बस जो मजा उसमें है ना वो अलग ही है। ठीक है, ये फीलिंग मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, 2-3 जॉब को मैंने करके देखा है। जो फीलिंग आती है रिजल्ट आने के बाद, जॉब लगने के बाद, वो अल्टीमेट होती है भैया, उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप नाकामयाब रहे, आप अनसक्सेसफुल रहे, ये बहुत सारे लोग बैठे हैं वेट में, वो चाहते हैं कि इसका पैसा बर्बाद जाए, वो चाहते हैं कि इसका टाइम बर्बाद हो, और उन्हीं को ही हमें प्रूव करना है दैट वी आर द बेस्ट। हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, और वही उनकी जो ताकत है जो हमें जला रही है, उनकी वो जो जलाने की जो उनकी क्षमता है जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हमारा पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा और जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो लगे रहिए भैया, जो जो आए हैं लाइव उनसे उम्मीद करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, क्योंकि यहां पे हम आप लोगों को जो भी कंटेंट दे रहे हैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहां गैदर करके लेके आओगे, ये मेरी कामयाबी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट में आता है अपना ये अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन लॉज को हम स्टडी करें उससे पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम समझ लेते हैं, जिसमें हमने क्या सीखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉज बने हैं वो कहां से निकल के हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जो बेसिकली डिस्कवरी हम कह सकते हैं वो हेनरिच हर्ट्ज की है। ठीक है, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं हेल्वेच और लेनार्ड ने इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट को जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उसको लेनार्ड और हेल्वेच एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यानी उसको मैं ये कह सकता हूं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है हम यहां पे अभी बना के देखेंगे। ठीक है, और उसका ही नाम जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, हेल्वेच और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है उसको। तो अभी उसके लिए हमने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब टाइप हमने बनाया, ये कैथोड रे ट्यूब टाइप हमने बना दिया भाई। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर हमने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाना है। ठीक है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल हमने यहां पे लगा देना है, ये लगा दिया सपोज करो। ठीक है, यहां पे हमने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा दिया, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल मैंने लगा दिया। सर्किट है बेसिकली, इस सर्किट के अंदर मैंने क्या किया, यहां पे ये हमारा क्या है, एनोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनोड। यहां से जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये इधर ही क्यों जाएंगे, क्योंकि यहां पे मैंने एक क्या लगा दिया है, कैथोड। यहां पे हमने बना दिया है कैथोड। ठीक है, सॉरी अपोजिट बना दिए हैं, एक मिनट, इसको कैथोड कहेंगे और ये हमारा एनोड है, ये अच्छे से नोट करेंगे, ये हमारा क्या है, एनोड, और इसको हम कह रहे हैं कैथोड। क्लियर है इतनी सी बात। अभी देखो इस सेटअप को ध्यान से समझिए, ये सेटअप मैंने बना दिया कुछ ऐसे, जो है यहां से लाइट आने का कुछ जुगाड़ हमने बना लिया। ठीक है, और यहां से जो है लाइट आएगी, लाइट सपोज करो यहां लाइट फॉल कर रही है, लाइट कितना फॉल कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल्स टू हमने कहा एच न्यू, वेयर न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू
न्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पे हमने जो सर्किट लिया है, इस सर्किट को हमने कैथोड और एनोड को एक बैटरी से अटैच करेंगे। ठीक है, और इसके लिए मैंने यहां पे एक, सपोज कर लो भाई, यहां पे एक लगा देते हैं माइक्रो एमीटर लगा दिया। ठीक है, ये माइक्रो एमीटर क्या करेगा, यहां आने वाले करंट को मेजर करेगा, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बैटरी यहां पे कनेक्ट कर देते हैं, एनोड है इस पे पॉजिटिव, एनोड है तो इस पे नेगेटिव। एक बार मैंने बैटरी इस तरीके से सेटअप की है। ठीक है, एक बार हमने बैटरी इस तरीके से अटैच कर दी, ये क्लियर है। सर्किट को ध्यान से समझ लो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है इसी सर्किट में ही है। ये समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ में आ गया, सारे फंडे यहीं से शुरू होंगे। यस, देखिए अब यहां पे जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कैथोड पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, भाग के जाएगा, दौड़ के जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यहां रीच करेगा सर्किट कंप्लीट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, यानी हमें पता चल जाएगा, यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें पता चल गया, ये सारा कुछ है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉरी इंस्टेंटेनियस। कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इंस्टेंटली क्या होगा, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। यानी ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर को। इलेक्ट्रॉन के कौन से नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को, तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हम कहेंगे इसको। ठीक है, अब बेसिकली यहां पे हम एक चीज और समझते हैं, जब तक ये जो हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। या ये कहे कि जब तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम कहेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम फॉल नहीं करेंगे इस पे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो देयर शुड बी मिनिमम certain frequency below which no photoelectric emission takes place. That frequency is known as threshold frequency. तो यहां पे दूसरा पॉइंट जो है, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो दूसरा पॉइंट बन जाता है देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यानी कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है फॉलिंग लाइट का, जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता। अब बेसिकली यहां पे तीसरा पॉइंट जो हम समझेंगे, उस तीसरे पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, लाइट फॉल करेगी, जो फॉलिंग लाइट है उसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। यस, थैंक यू, जो कनेक्टेड है, आई सल्यूट टू यू। जो भी हमें मोटिवेट कर रहा है, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, हाँ, जो थर्ड पॉइंट जा रहा है वो है लाइट की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या क्या है, एक तो है इंटेंसिटी, एक है इंटेंसिटी। यहां थोड़ा सा फोकस करना भाई, यहां पे फोकस करना है। यहां जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहां बच्चे जल्दी करने के चक्कर में गलती करते हैं, डेफिनेटली मिस्टेक होती है। लाइट की एक प्रॉपर्टी इंटेंसिटी है, और दूसरी हम कहेंगे इंटेंसिटी के अलावा जो हमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी। इन दो की हेल्प से मैं आप लोगों को फंडे क्लियर करवाऊंगा। क्लियर है? अब देखो, ये जो फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर में सबसे पहले मैं जाता हूं इंटेंसिटी पे। ये जब इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन मैं जनरली बोलता होता हूं। एक पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है, तो दूसरी रिप्रेजेंट करती है वेव नेचर ऑफ लाइट को। एज यू ऑल नो, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर से मैं अगर इसकी डेफिनेशन दूं तो मैं ये कह सकता हूं, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी।
ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी किस केस में, जब हम पार्टिकल नेचर लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वेव नेचर लेके चले लाइट का, तो वेव नेचर का मतलब हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सबको। और मैंने इंटेंसिटी की जब पार्टिकल नेचर कहा तो नंबर ऑफ फोटोन्स, अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है फोटोन्स क्या होते हैं। फोटोन के बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करूंगा सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब फोटोन्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, या ये कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, तो भैया वो हमारा फोटोन ही ट्रेवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इन दो चीजों को अपने को फोकस करना है। इन दोनों को मैं अभी समझता हूं। सबसे पहले ये याद रखिए, जब भी इंटेंसिटी की बात आएगी, इंटेंसिटी की जब भी बात आएगी तो इसका क्या मतलब है भाई, इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि हर एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। जैसे ही हिट करेगा मेटल सरफेस को, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो यानी जैसे ही इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? याद, ये साथ साथ नोट करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक फोटोन भाई जाके क्या करेगा, एक दुश्मन को मार गिराएगा, ठीक है। जिस जगह पे आप जाने हो तो आप लोगों को वहां पे राइफल जो है, इंसास राइफल हो सकती है, AK-47 हो सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। वहां पे आपको जगह जगह पे कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, एक गोली एक दुश्मन, ठीक है। तो यहां पे भी वही कुछ है, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक फोटोन जो है जाके हिट करेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, दैट मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फोटॉन्स बढ़े, फोटॉन्स बढ़ने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। क्लियर है इतनी बात? अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई सीधी सी बात है, यानी जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब ये इन चीजों की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी ये बात? अब दूसरा पॉइंट भी साथ साथ में समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने कहा फ्रीक्वेंसी। जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहां से आया भाई, इसको ऐसे समझिए। ये जो फिगर मैंने बना रखा है इसमें आप इस जगह पे फोकस कीजिए। जैसे ये जो लाइट है, ये एनर्जी किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो वर्क फंक्शन में चली गई, ठीक है। इतनी एनर्जी तो होनी ही होनी चाहिए। अगर इस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की लाइट हमने पाल की थी तो वो एनर्जी कहां चली गई, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी बनने में चली गई। तो यहां पे प्लस में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? हाँ, इतनी बात समझ लीजिए। यानी यहां से जो लाइट फॉल कर रही है बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई। सबसे पहले वर्क फंक्शन में जाएगी, किसमें जाएगी, वर्क फंक्शन में। देन बाकी बची हुई एनर्जी किसमें यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज भी ध्यान रखना है, जो हमारा भाई साहब ये वर्क फंक्शन है ना, ये किसी भी गिवन मटेरियल के लिए क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो वापस आते हैं अपने उसी स्लाइड पे जहां हमने ये फंडे समझे हैं। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दैट मींस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी। लाइट की एनर्जी ज्यादा होने का मतलब वर्क फंक्शन, ये जहां पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हैं, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो भैया फोटो इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा कैसे, उसके लिए तो कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होगी तो वो एक अलग बात है, ठीक है। यहां पे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो जो लाइट फॉल कर रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होने का मतलब
उसकी एनर्जी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट, और एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट अगर ज्यादा होगी तो मैंने कहा वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, किसमें जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी तो यहां पे आइए, यहां पे इलेक्ट्रॉन भागता हुआ जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन तेजी से जा रहा है। तो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लिया। वो क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करके मैंने क्या किया भाई, यहां पे तो यहां जो नेगेटिव, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको नेगेटिव दे दिया, आजा भाई तू, ठीक है ग्राउंड में आजा। अब हमने क्या किया, इस पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एनोड। अब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, और उधर कैथोड जो हमने खड़ा कर रखा है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। वो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई दूर रहे, ठीक है दूर रहे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स बनेगा। यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इस फोटो इलेक्ट्रॉन की, उतना तेजी से जाएगा। उसको रोकने के लिए मुझे यहां से वोल्टेज उतनी ही ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, वोल्टेज उतनी ही ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड पे उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो पर्टिकुलर पोटेंशियल कितना होना चाहिए जिसपे जाके एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पे ना पहुंचे, या कहीं भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उस पोटेंशियल को नाम दे दिया हमने कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हमने क्या नाम दे दिया, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वी नोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वापिस आ जाइए स्लाइड पे, ठीक है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा ये। जितनी ज्यादा आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, उसका क्या मतलब हुआ, फॉलिंग लाइट की एनर्जी ज्यादा है। फॉलिंग लाइट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर आप ज्यादा रखोगे तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम हाफ mv² लेके चल रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। गॉट इट, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही आपने रेड्डी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हाफ mv² इज इक्वल्स टू E इंटू वी। ये कहां से आया है फॉर्मूला, सबने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या है, एनर्जी है, चार्ज की जगह पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो वोल्ट है, वोल्टेज है, वो क्या है, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल जिसको कहेंगे। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये है सारी बिगन की जड़। यहां से क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। अभी यहां पे मैं जो बात बता रहा हूं समझो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, इंटेंसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब चेंज होगा, जब इंटेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरीके से मैंने इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज किया, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं। इतनी बात समझ जिसको आ गई, यहां पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये सारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक का लॉ यहां पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो वापस देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है उसके मैंने लॉज यहां पे आप लोगों को करवा रहा था। तो यहां देखिए, अब पहला लॉ आपको मैंने कहा कि ये कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस, यानी जैसे ही फोटोन आकर के हिट करेगा वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हुआ। दूसरा मैंने कहा कि देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉलिंग लाइट की होनी जरूरी है, ठीक है। तीसरा मैंने कहा अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी, दैट मींस द फोटो
इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। फिर आता है उसके बाद एक और पॉइंट, फॉर गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी को अब मैंने कांस्टेंट कर दिया, फॉर गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी और ज्यादा की, दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस, और यू मे से दैट द स्टॉपिंग potential, that means the negative potential applied at the cathode with respect to anode is also increases। आपको और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ये थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इतनी बात सबको क्लियर आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। यही चीज चाहिए, अभी शुरुआत है हमारी, ठीक है भाई। मुर्दों के साथ बहुत चलते हैं, जिंदों के साथ कौन चलता है वो देखिए। मुर्दा तो चला गया, वो कैसा था कैसा नहीं, हम जो है ये सोच के पीछे लग लेते हैं, यार पता नहीं कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, बोला कि मुर्दा जा रहा है उसके पीछे भी हम जाने के लायक नहीं। अरे भाई पहले तो जिंदा हो, उसके पीछे तो चल के देखो, कोई अच्छा आदमी सच्चा आदमी है उसके पीछे दौड़ के देखो, जिंदगी ही बदल जाएगी। दिखावे के लिए नहीं जाना है, दिखावे के लिए नहीं जाना है। यस, देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज हमें समझ में आ गए। एक बार फिर से कट ऑफ पोटेंशियल जिसको मैं बोल रहा हूं वो भी बता देता हूं, कट ऑफ पोटेंशियल, और जिसको हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या मतलब है? द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड at the cathode with respect to anode, with respect to anode, so that the photoelectric current becomes zero। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए? जीरो बन जाए। और वो कितना था देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वी नॉट हमने ये कहा, और ये किसके बराबर है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। यहां पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखना ये बात, ठीक है। ये कट ऑफ पोटेंशियल है, ठीक है। कट ऑफ पोटेंशियल आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। अब देखिए एक बार एक क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा गया था, यहां आते हैं, ये स्लाइड पे क्वेश्चन बोल दिया कि ये दोनों चीज थोड़ा सा समझा देता हूं कि इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को चेंज कैसे कर रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू रेड्डी साहब, थैंक यू। देखिए अब बात आती है फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी को बढ़ा कैसे रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब यहां पे कोई लाइट सोर्स होगा, ठीक है, यहां कोई लाइट सोर्स होगा, यहां मैंने लाइट सोर्स लगा दिया, लेट्स सपोज कोई बल्ब होगा, ठीक है, यहां कोई बल्ब है, उसको मैं जितना ज्यादा इस ट्यूब के नजदीक लेके आऊंगा तो वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। याद रखना, इंटेंसिटी इस तरीके से बढ़ाई जाती है। और बात आती है फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे। आप अलग अलग कलर की लाइट ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। विबग्योर है, अलग अलग कलर की लाइट है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो ये चीज समझ में आ गई। देखिए अब वापस आते हैं यहां पे जो क्वेश्चन है, यस, यहां पे अगर मैंने रेड लाइट को चेंज करके किसमें कर दिया? ब्लू लाइट में ले आया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जैसे ही मैंने रेड से ब्लू किया, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। जो जो नए आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, आप सभी को जो है बहुत बहुत वेलकम, वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज एग्जाम हट। देखिए मैंने कहा कि लाइट को हमने रेड से ब्लू कर दिया, तो इससे हमारे जो है बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप सबको पता है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एनी अदर कलर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे
कम होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम थी, और जैसे आपने ब्लू किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुआ, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ। क्लियर होगी ये बात, ये चीज समझ में आ गई होगी। रेड से जैसे जैसे हम वायलेट कलर की तरफ जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और वायलेट से हम रेड कलर की तरफ आएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पे मैं बता देता हूं, विबग्योर, ये विजिबल लाइट है हमारी, ठीक है। विबग्योर से रेड की तरफ अगर जाएंगे तो हमें पता है न्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये याद रखना, देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। या ये कहें कि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होगा, रेड कलर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इस तरफ अगर जाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट है, बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड रेड्डी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही से जा रहे हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है इसी तरीके से। अब इतनी बात हमें सबको समझ आ गई है, यहां तक हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लगभग समझ में आ गया। एक आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमें पढ़ना है, कॉम्पटन इफेक्ट पे हम नहीं जा रहे हैं, वो फर्दर हायर क्लासेस के लिए हम समझेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कॉम्पटन इफेक्ट में हम क्या देखते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या करते हैं, लाइट का फोटोन जाकर के हिट करता है मेटल सरफेस से, ठीक है। मेटल सरफेस से टकरा करके फोटोन की डायरेक्शन कहां जा रही है, फोटोन की क्या डायरेक्शन है, ये सारा हम कॉम्पटन इफेक्ट में देखेंगे। जबकि हम देखिए यहां पे मान लो एक हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मटेरियल के अंदर है, मेटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आकर के हिट कर रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, मैंने क्या बोल दिया, ये यहां पे एक्चुअल में हमारा क्या आ रहा है, लाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। यहां पे कुछ भी एनर्जी की लाइट इसको आकर के हिट कर रही है, यहां के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया इसने, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको बोला। लेकिन जो इसके अंदर, इस एनर्जी के अंदर क्या था, फोटोन था। वो फोटोन जो है बेसिकली किस तरफ डाइवर्ट हुआ, वो फोटोन कितने एंगल पे डाइवर्ट हुआ, स्कैटर हुआ, ये बेसिकली हम कॉम्पटन इफेक्ट में देखते हैं, ठीक है। किसमें देखते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट में। तो हम कॉम्पटन इफेक्ट तो यहां डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो कॉम्पटन इफेक्ट जो है हायर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। तो बेसिकली इतनी बात आप सबको समझ आ गई है। वापिस आते हैं, ठीक है, वापिस आते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो मैंने चीज आप लोगों को पढ़ाई आपको कैसी लगी, इससे आगे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। यस डीके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हुए। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं अपने चैनल पे शेयर जरूर किया करो, सॉरी अपने स्टेटस पे जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे से भी बढ़ के हैं, ठीक है, उनको हमारे से भी ज्यादा लगन है, तो थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेव क्या होता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली वेव क्या होती है, डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव को हम मैटर वेव के नाम से भी जानते हैं, मैटर वेव, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसी वेव जिसका दोनों करैक्टर हो, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, ठीक है। जिसका दोनों करैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव। देखिए अभी टाइम लगेगा फिजिक्स सीखने में, आ जाओगे जल्दी, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव, अगर हम बात करें किस वेव को बोल रहे हैं, बेसिकली दैट वेव विच हैव बोथ नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ऐसी वेव को हम बोलेंगे डी ब्रोगली वेव। एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट वेव
and the wavelength associated with matter wave is known as de Broglie wave. ठीक है, de Broglie wavelength. de Broglie wavelength lambda is equals to कितना होता है? lambda is equals to कितना होता है? lambda is equals to h by mv या mc बोल सकते हैं अगर वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और h बाय p भी बोल सकते हैं. p यहां पे मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. p यहां क्या है? m इंटू सी विच इज इक्वल टू मोमेंटम. पार्टिकल जो हमारा फोटोन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं इसको, अगर फोटोन है तो लाइट का, लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो. लेकिन अगर लाइट नहीं है, कोई और मटेरियल है, तो यहां पे जरूरी नहीं है सी आए. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, v समझ लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. v लिख देता हूं. ठीक है, तो जिनको कंफ्यूजन है, और ये फोटोन भी हमने हटा दिया. ठीक है, v लिख देते हैं. कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जरूरी नहीं है लाइट का जो फोटोन है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है. ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ. ये इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. इसके फॉर्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ बिल्कुल, डीके हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पे भी उतर जाओ जल्दी ही, और जल्दी करोगे जितना उतना ही अच्छा है. यस, देखिए P जो है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू ये कितना होता है? किसी को कुछ याद है? 2m इंटू ई. यहां पे क्या? काइनेटिक एनर्जी. ई की जगह K लिख लीजिए. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, 2mk. ये कहां से फॉर्मूला आया है? ये रिलेशन आपने +1 की फिजिक्स में पढ़ा, फिर भी मैं बता देता हूं. काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² बोलते हैं. m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा? हमारा काइनेटिक एनर्जी है. ऊपर जो है m इंटू वी, तो p का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2m, और इसको सोल्व कर लो p के लिए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया? यहां से आया. तो लैम्डा इज इक्वल टू, इन फॉर्मूले के अलावा h बाय अंडर रूट 2mk ये भी हो सकता है. किसी भी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ ये भी होती है. ठीक है, इन पे फोकस कीजिए. जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं बेसिकली क्वेश्चन भी वहीं से लगता है, डायरेक्ट फंडा उठा करके दे देते हैं. ठीक है, पटक के मारेंगे सिर में, माथे में, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहिए, बिल्कुल आसान था, फंडा है. थैंक यू गर्वित, थैंक यू. हाँ, स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हो. अभी बार बार यहां पे वर्ड जो है फोटोन का भी हमने जिक्र किया, फोटोन आ रहा है, फोटोन के बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूं. ठीक है, फोटोन के बारे में बता देते हैं, फिर डी ब्रोगली के इस कंसेप्ट पे कंटिन्यू करेंगे. जैसे मान लिया हमने कहा फोटोन, फोटोन बार बार हम बोल रहे हैं. फोटोन के बारे में थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए. फोटोन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट. ठीक है, पार्टिकल है ये, न्यूट्रल है. कैसा है? न्यूट्रल, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है. ट्रेवल विद 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड ये रहती है. रेस्ट मास 0 है इसका, रेस्ट मास इज 0. ठीक है, रेस्ट मास इसका कितना है? 0. तो ये आपको बेसिक सा फंडा पता होना चाहिए. फोटोन जो होते हैं, जब फोटोन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रे. और जब बंडल ऑफ रे है उसको हम क्या बोलते हैं? बीम. और बहुत सारी बीम जो है वो मिलकर के क्या बनाती है? लाइट बनाती है. ठीक है, ये थोड़ा सा फंडा है, एक ये कह सकते हैं फ्लो डायग्राम हम कह सकते हैं हमारे लिए, लाइट के लिए. स्मॉलेस्ट यूनिट फोटोन, रे, बीम एंड लाइट. ठीक है, जैसे हमारे बॉडी की अगर बात करें, सबको पता है बॉडी हमारी कैसी होती है. बॉडी के अंदर आपने कहा कि सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल के बाद आता है टिश्यू. ठीक है, वैसे मेरे को बायो इतनी नहीं आते, बट मैं इतना तो जानता हूं. ठीक है, मेरे पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में. टिश्यू से हम बात करेंगे, एक ही तरह के टिश्यू जो है ऑर्गन बनाएंगे. ठीक है, ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम होगा. ये बायो का है. ऑर्गन सिस्टम से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना देंगे? ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये एक जो है हमारी बॉडी का है फ्लो, किस तरीके से, कहां से, माइनर से इसको ये कह सकते हैं माइक्रो से मैक्रो की तरफ. ठीक है, इसी तरीके से लाइट का भी है. हमें तो इस पे टारगेट करना है भाई थोड़ा सा. ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जनरल फिजिक्स कह सकते हैं, जनरल बायोलॉजी के लिए काम आ जाएगा. हाँ जी,
तो कैसा लग रहा है ये भी बताइए साथ साथ में, कितना मजा आ रहा है, फंडे क्लियर हो रहे हैं या नहीं, मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा है या नहीं। अगर हमने जो मेहनत की है वो समझ ही ना आया तो फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है, हाँ थम्स अप करके बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। एक चीज और याद रखिए, फोटोन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां पे लिख देता हूं एनर्जी ऑफ प्रोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आप सबको पता है, E इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था एच न्यू, या हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, ये हो सकता है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अदरवाइज इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी मैं लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेशन में 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, ये किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा, ये याद रखना। डायरेक्ट कभी जरूरत पड़ जाए न्यूमेरिकल करने के लिए तो आप इसको ये फॉर्मूले को लगा सकते हो, इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम किसको रिप्रेजेंट करता है, आई होप आप सबको पता है, 10⁻⁻10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। इतनी सी बात अपनी क्लियर होनी चाहिए, है ना, बेसिक फंडे जो है सबको क्लियर होने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, जो जो जुड़े हुए हैं बहुत मजा आ रहा है यार। ऐसे जो है ना, जो जो बच्चे कनेक्ट होते हैं ना, फिर पढ़ने का मजा बढ़ जाता है, सुरूर जो है आ जाता, आग सी लग जाती है बिल्कुल। ठीक है, डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव हम पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था वेवलेंथ जो है h बाय एम बी, एच बाय पी, पी यहां पे मोमेंटम है, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m होता है। इतनी सी बात अपने को क्लियर होगी। ग्राफ पेंडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ग्राफ जो है मैं अलग से जो है इस पे बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, ग्राफ्स जो है थोड़ा टाइम ले लेंगे, इसलिए मैंने ग्राफ को पेंडिंग में रख लिया। ग्राफ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ग्राफ के ऊपर ही करूंगा। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि एक लेक्चर में, कोशिश तो थी एक लेक्चर में ही हो जाए, लेकिन नहीं, भागम भाग हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा लैम्डा के और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं वेवलेंथ के, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय √v फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, लेकिन किसमें है, अगेन एंगस्ट्रम में है, एंगस्ट्रम में। यहां कंफ्यूज भी कर सकता है, मीटर नैनोमीटर दे सकता है, नैनोमीटर में हो तो 1.227 नैनोमीटर में। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा करता है। ये बेसिकली लैम्डा इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट पे आपने एक्सेलरेट करवाया है। ये फॉर्मूला आया कहां से, लैम्डा इज इक्वल टू हमने लिखा h बाय ट्वाइस ऑफ 2m के क्या यहां थी, काइनेटिक एनर्जी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ठीक है, ये यहां से हम इस लैम्डा में पुट कर सकते हैं, या स्टॉपिंग पोटेंशियल की बजाय पोटेंशियल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा का और भी फॉर्मूला जो है पिछली स्लाइड पे यहां पे लिख देते हैं, लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल्स टू, या यहां लिखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल सिंपली। ठीक है, मैंने सारे पार्टिकल्स के लिए, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसका चार्ज और उसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल हमने ले लिया। अब देखो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला है। अगर कोई और पार्टिकल होता, और पार्टिकल के लिए डायरेक्ट सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ये कई बार जो है अपने को जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए लिखेंगे। ठीक है, कोई और पार्टिकल है तो उसका भी लिख सकते हैं। कैसा समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये जरूर बताइए। किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वो जरूर से जरूर बता देना। ठीक है, उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी प्रोटॉन के लिए लिख सकते हो आप, प्रोटॉन का मैं ये वैल्यू एक्चुअली में मैंने लिख रखी है डायरेक्ट सी, लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा प्रोटॉन का जो वैल्यू है 0.286 डिवाइड बाय √v। ये भी एंगस्ट्रम में ही है, ये भी एंगस्ट्रम में है। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, प्रोटॉन का। ठीक है, ड्यूट्रॉन की अगर बात करें, ड्यूट्रॉन
भाई ड्यूट्रॉन क्या होता है, H12 ड्यूट्रॉन, लैम्डा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए आप लिख सकते हो 0.202 डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, ये याद रख सकते हो, ठीक है। ड्यूट्रॉन कभी कभी ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा, अल्फा पार्टिकल पे अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल का भी ऐसे ही लिख सकते हो 0.101 डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। ये डायरेक्ट याद रखने की चीज है भाई, ये डायरेक्ट याद रखने की चीज है, ये डायरेक्ट याद रखने की चीज है। ये अगर आपको याद है तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहो, एच की वैल्यू रखोगे, ठीक है, फिर ये मास उनका लिखोगे 2 अंडर रूट सम, ये सारी चीज वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी टफ हो जाती है। उसी को शॉर्ट में कर रखा है, जो कांस्टेंट था उन्हीं को शॉर्ट आउट करके हमने निकाल लिया, बाकी जो रह गया वो पुट कीजिए, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल, ये था अल्फा पार्टिकल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, न्यूट्रॉन की नहीं पूछेंगे क्या, न्यूट्रॉन के बारे में ही पूछ सकता है कोई कि भाई न्यूट्रॉन का कितना होगा, न्यूट्रॉन का भी लिख सकते हो वेवलेंथ, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए लिख सकते हो। न्यूट्रॉन के लिए मैं कहां लिखूं भाई, यहां लिख देते हैं न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन। तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना आ जाएगा, इसको याद रखिए, डायरेक्ट है 0.286 डिवाइड बाय अंडर रूट ई, या काइनेटिक एनर्जी उसकी, ठीक है। ये भी किसमें है, एंगस्ट्रम में ही है, ये भी एंगस्ट्रम में। लेकिन ये याद रखिए जो मैंने एनर्जी यहां पे ली है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ई लिखा है, वो एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये थोड़ा, ये इसलिए लिख रहा हूं, बाकी आप फॉर्मूले पे जा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m/q इंटू वी, इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने में आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उससे बचने के लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया तो ज्यादा इजी रहेगा। चिन डांडा, सुरेश सर की क्लास क्यों नहीं आती है सर? सुरेश सर थोड़ा सा एक्चुअल में फैमिली के साथ में विजिट पे गए हुए कहीं, और उनकी क्लास भी जल्दी ही 22 के बाद में लगेगी, 22 तक वो बिजी हैं, और जल्दी ही कोई बड़ा धमाका भी करने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सेशन को शेयर जरूर कीजिए, चाहे मेरा हो या एग्जाम हॉट पे जो भी वीडियो चल रहा है, आपके लायक है तो जरूर देखा करो, ठीक है। और सुरेश सर को हम बहुत जो है फोर्स कर रहे हैं किसी तरीके से वो भी टाइम निकाले, लेकिन मुझे पता है वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाल पाता हूं, ठीक है। हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक जो है, जो भी मैंने अभी आपको करवाया, इसका स्क्रीनशॉट जो है जिन्होंने नहीं लिया स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, क्योंकि काम की चीज है ये चीज, आपको फिर जो है बार बार जो है कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मल न्यूट्रॉन की जो है एनर्जी कितनी हो सकती है, एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हमारे ये फोर्स एनडीए के लिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको आप वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, E इज इक्वल टू केबीटी होता है, जैसे केबी यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लो ज्यादा इजी रहेगा, वो है 30.83 डिवाइड बाय अंडर रूट टी, ठीक है, अंडर रूट टी एंगस्ट्रम में, केल्विन में, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए आप इस फॉर्मूले पे जा सकते हो। एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैटर जो रेडिएशन है, अनीशा थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, एक बात कर रहे थे, डी ब्रोगली वेव जो है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए,
डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट है, मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन स्पेस। जो केमिस्ट्री पढ़ते हो, बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर आता है कि जो मैटर वेव का कंसेप्ट है वो किसी पार्टिकल को स्पेस में फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नॉट एन ईएम वेव, ये ईएम वेव नहीं है। ठीक है, ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, लेकिन एक ईएम वेव नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन चार्ज, चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इतनी ध्यान रखिए, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। बाकी छोटी मोटी चीज जो है आप इसको समझ सकते हो, बाकी इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये डी ब्रोगली वेव का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। एक देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो है हमने ड्यूअल नेचर प्रूव किया, आप सबको पता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर प्रूव किया गया, जिसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो है पार्टिकल बिहेवियर तो है ही नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ उसका कैसा बिहेवियर भी है, वेव नेचर भी है। ठीक है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप सबको पता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है तैयार किया गया था, और जिसको डेविशन जर्मर एंड डेविशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर यानी पार्टिकल और एज वेल एज वेव नेचर हमने एक्सप्लेन किया था। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम करते हैं, आप सबको पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, बेसिकली अगर हम लाइट को एज ए वेव कंसीडर करें तो बड़ी टफ हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को वेव हम कंसीडर करें, तो ये मुश्किल हो जाता है कि जो फोटोन जाकर के हिट करेगा मटेरियल को या मेटल को, वो इलेक्ट्रॉन को इतना जल्दी इंस्टेंटली नहीं निकालेगा। यहां तो इंस्टेंटेनियसली हो रहा सारा। ठीक है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, एक आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सरे ईएम वेव है, सचिन एक्सरे जो है एक ईएम वेव है। ठीक है, हाँ जी। देखिए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सारी जो इक्वेशन है मैंने लगभग आपको पढ़ा दी है, बस वो क्या है अलग अलग फॉर्म में आएगी। मैंने कहा जो एनर्जी लाइट की फॉल कर रही है वो किस किस में जाएगी, वर्क फंक्शन में जाएगी, प्लस किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। जो भी मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल कर रही है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये बना दिया हमने फॉर्मूला भाई, इतनी बात सबको समझ आ गई है। इस एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच इंटू न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये बना सकते हैं भाई। ये अलग अलग फॉर्म है, सारी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू देखिए यहां से इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोट। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, तो सी भी मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट। यही फॉर्मूला इसके लिए भी है। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखिए, किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला बन गया, इसको मैं अगर सोल्व करूं तो क्या बनेगा, इसको सोल्व करें तो एच सी लैम्डा इंटू लैम्डा नोट डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट माइनस लैम्डा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये सारे के सारे भी ध्यान रखिए, किसी भी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन कहीं पे भी आपको दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे भी समझिए, देखो इसी फॉर्म को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने कहा कि जो एनर्जी है बेसिकली किसके बराबर है, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा था, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसको लिखूंगा एच न्यू, ये बनेगा एच न्यू नॉट प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल या E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सारी फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या फिर लिखेंगे भैया इज इक्वल्स टू एच बाई ई और न्यू माइनस न्यू नोट। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैं लिख सकता हूं एच बाई ई और ये लिखा जाएगा एच सी और 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट, ये लिख सकते हो। अदरवाइज स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो रिटन एज एच सी बाई ई और इंटू लेमडा नोट डिवाइडेड बाय लेमडा नोट माइनस लेमडा। ये सारे फॉर्मूले हैं एक्चुअल में, ठीक है भाई। इतनी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है, ड्राइव भी करना आना चाहिए, पता भी हो, क्योंकि ये सारी चीज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, भूल सकते हो। यस, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा सर, रॉन्ग है फॉर्मूला। रॉन्ग फॉर्मूला कैसे हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, लेमडा इंटू लेमडा नोट। ओ उल्टा लिख दिया है, सॉरी, बिल्कुल सही सचिन बिल्कुल सही, यहां मिस्टेक कर दी है, ठीक है। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। यही चीज के लिए तो लाइव जुड़ने का मजा आता है, जो स्टूडेंट लाइव जुड़ता है तो ये गलती जो है हमसे बार बार नहीं होगी, ठीक है। लेमडा नोट माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा इंटू लेमडा नोट, यहां तो ये आएगा, और पिछली स्लाइड में भी इसको ठीक कर लेते हैं भाई। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, वेरी गुड। हाँ ये ठीक है, इसको हम लिखेंगे एच सी और यहां आ जाएगा बेसिकली लेमडा नोट माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा इंटू लेमडा नोट। वेरी गुड, वाह भाई वाह सचिन, बिल्कुल सही। कभी कभी जो है हम फ्लो में जो है चलते रहते हैं, उसको मैंने देखो एलसीएम लेकर के पलट दिया। वेरी गुड। मयंक शर्मा हेलो। जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा वो सब लिख दो, बिल्कुल वही लिख रहे हैं। इन फॉर्मूले को लिखने का पर्पज भी हमारा वही है भाई। ये चीज मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से क्वेश्चन वो उठाता है, ठीक है। ग्राफ के बारे में आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को ग्राफ करवाऊंगा, सिर्फ ग्राफ, छोटा लेक्चर होगा, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एमसीक्यूज करवाऊंगा इस यूनिट का। तो जो फॉर्मूले हैं साथ साथ ध्यान रखिए, ताकि आपको वो फॉर्मूले बेस्ड जो मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, बेसिकली टारगेट करके हमारे एयरफोर्स एनडीए को, ठीक है, या बीएससी एग्रीकल्चर का भी लेवल वही सा हो जाता है, थोड़ा सा टफ मान लेते हैं बच्चे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वही है। तो उस लेवल के क्वेश्चंस यहां से मैं लेके आऊंगा, आप साथ साथ में लाइव जुड़ना, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर देना, एमसीक्यूज लगाएंगे, आपकी तैयारी जो है अच्छी करवाऊंगा, जहां तक मेरी कोशिश है अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए, इसी चीज के लिए मैं भी लगा हुआ हूं, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। इसके अलावा आपको जो है मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है अलग अलग फॉर्म में हमने पढ़ ली। ये इतनी बातें जो है आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये अलग अलग जो फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूले को आप तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके जो है आप कर सकते हो। देखिए, अब किसी को कोई ऐसा टॉपिक ध्यान आ रहा है जो इस चैप्टर में एक सिर्फ ग्राफ को छोड़ करके कि जो हमें और करना चाहिए, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, उसके अंदर हमने निकल क्रिस्टल लिया था, उसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन बीम हिट करते हैं तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसका एंगल वगैरह हम निकालते हैं और ये प्रूव करते हैं कि उसका जो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, दोनों से वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट सेम आती है, ठीक है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका दोनों नेचर है, यानी उसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक आई। बेसिकली जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल को हम यूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। थोड़ी सी भी लाइट उस पर फॉल करे और वो करंट जो है कंप्लीट हो जाए या फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। बर्गलर अलार्म सिस्टम के अंदर इसको हम यूज करते हैं। छोटे मोटे चोर आते हैं ना, जो चिंदी चोर जो आ जाते हैं घर में, सोचा कि लाइट ऑन करने की बजाय एक टॉर्च रखते हैं और
जो लॉक होता है, लॉक के ऊपर वो टॉर्च मार के खोलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही लाइट फॉल करती है उसके ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है जिसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम होती है, और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और अलार्म सिस्टम जो है बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी पे बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। किसी का और जो है चैप्टर हो, सचिन थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, ये ड्यूटी समझ के कर रहा हूं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो अपनी एक ड्यूटी समझ के करो उसकी तैयारी, मजाक में लेके मत चलो, आपके माँ बाप जो है उनका मजाक ना बन सके। जो भी तैयारी कर रहे हो, आपके जो चाहने वाले हैं उनको खुश करना है, और जो आपके विरोधी हैं, जो कट्टर दुश्मन हैं आपके, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं कि छोरा गया था तैयारी करने, देख लिया बजवा दी बैंड, तो वो नहीं सुनना है अपने को, इसीलिए लगे हुए हैं। और बेसिकली मैं खुद जो है, आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मैं खुद एक इंस्पेक्टर जो है रह चुका हूं बीएसएफ के अंदर, तो मुझे पता है कि एक डेडिकेशन क्या चीज होती है, वो वहां से मैं निकल के आया हूं। मेरा मोटिव जो है कुछ और था, इसीलिए मैं वहां से, मुझे अनफॉर्चुनेटली आना पड़ा, आने का मन नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज के लेक्चर जो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी करवा दो। सचिन मैंने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी करवाया है स्टार्टिंग के स्लाइड्स में, ये देखिए यहां पे बताते हैं, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो सचिन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, अगर लाइट की, फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी गिवन एरिया के अंदर पर सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, वही इंटेंसिटी होती है। पार्टिकल नेचर को हम लेके चले तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो है एक फोटोन के हिट करने से आता है। जैसे ही फोटोन आगे हिट करेगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, यानी वन फोटोन वन फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक गोली एक दुश्मन, और जितने फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसी में सारा कुछ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी फॉलिंग लाइट की बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में जा रही है एनर्जी टोटल। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मान लिया निकलता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल जो अप्लाई करना पड़ेगा वो भी कैसा होगा, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल, देखो नेगेटिव लगा रखा है, ये नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बेसिकली कितना आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज इस स्क्रीन के अंदर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसमें मैंने अच्छे से डिटेल में करवा दिया है। अदरवाइज वीडियो भी यहां पे सेव रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हो। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है कैसा लगा, अच्छा ही लगा होना चाहिए। सर ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे, क्या चीज, देखिए यहां एक चीज फोकस करने की है। मैंने आपको यहां पे एक चीज लिखा है कि जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी जितनी भी है लाइट की, उसको हमने अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिया है और कांस्टेंट लिया है। जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबोव लिया है, लेकिन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबोव हो सकता है, उतनी भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट है वो फ्रीक्वेंसी, बिलो नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर बिलो होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, है ना। तो यानी इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यानी इससे जो है इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कहीं पे भी इसका यह मतलब नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इंटेंसिटी बढ़ाने से, क्योंकि इंटेंसिटी जो है बढ़ रही है उससे इन चीजों पे इफेक्ट पड़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे आता है फ्रीक्वेंसी। जब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़े तो अब बेसिकली सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है बेसिकली वो एनर्जी किस पे है,
ये वर्क फंक्शन, और दूसरा हमने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये चीज होती है, ये कांस्टेंट है किसी भी मटेरियल का। जब आप इस एनर्जी को इंक्रीज करोगे, ये कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। अगर ये इस कंडीशन में है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी होनी ही चाहिए। तो हमने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी फॉलिंग लाइट की, और जितनी ज्यादा फॉलिंग लाइट की एनर्जी है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है लाइट, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। तो ये वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, बाकी एनर्जी कहां जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की बड़ी है, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फंडा। यस, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं जल्दी जल्दी आप अच्छी अच्छी खबरें सुनाओगे जब भी हम दोबारा लाइव आए, आपका कोई रिजल्ट आ जाए, उम्मीद ये करता हूं। और जल्दी से जो एयरफोर्स वाले बेचारे बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करके नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसको क्रिएट करे और बच्चे फॉर्म अप्लाई करें और जल्दी जल्दी ड्रेस कोड में आ जाए और अच्छा सा सल्यूट जो है वो देते हुए फोटो हमारे पास भेजे, मजा आ जाएगा बस। ठीक है, तो आज इतना ही, अलविदा, शुभ रात्रि, और सभी को अच्छे अच्छे सपने आए, जल्दी से जॉब आप लग जाओ, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद।